सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इस आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इसके अंदर हम पहले बात कर चुके हैं थोड़ी कि कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्पेसिफिक फॉर्मेट्स जो हैं वो शेड्यूल 3 में दिए गए हैं। जो थर्ड शेड्यूल है उसके फर्स्ट पार्ट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट और सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट दे रखा है। हर कंपनी को इसी फॉर्मेट में इन्हें बनाना ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 मार्च 2014 को एक नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अंदर अनुसूची 3 का प्रारूप दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल 2014 के बाद शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी अनुसूची यानी कि अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करना आवश्यक है। इससे पहले P&L जो है वो एक अकाउंट के फॉर्मेट में बनाया जाता था और अब लेकिन इसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया जाता है। तो इसका क्या फॉर्मेट है, कैसे इसे बनाते हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी वर्ष के अंत के लिए आप इसको बना रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए हम 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं तो यहाँ आप लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो इसको आप देखिए कि स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है ये। सबसे पहले हमें इसमें दिखाना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर हमें क्या दिखाना है, इसमें हमें सेल्स दिखानी है कि ऑपरेशंस से हमें क्या लाभ हुआ, क्रियाओं से हमें क्या लाभ हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या आय हुई, तो यहाँ हमें सेल्स दिखानी है। अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न्स भी गिवन है तो उसे हम यहाँ पर घटा देंगे सेल्स में से और बाकी रिमेनिंग फिगर बाहर दिखा देंगे। दूसरा है हमारे पास अदर इनकम्स। तो रेवेन्यू जो आपका ऑपरेशन से जनरेट हुआ है उसके अलावा जो भी इनकम्स हैं वो आप इस सेकंड पॉइंट के अंदर दिखाएंगे। इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, सब्सिडीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट, ट्रांसफ़र फ़ी आदि। तो ये जो भी इनकम्स हैं इन्हें हमें अदर इनकम्स के अंदर दिखाना है। थर्ड पॉइंट के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड को सम लगा लेना है, जोड़ लेना है। ऑपरेशन से रेवेन्यू जो हुआ और जो दूसरी इनकम्स हैं उन दोनों को आपको जोड़ लेना है। तो थर्ड पॉइंट आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा कि कुल रेवेन्यू, कुल आय हमारी कितनी जनरेट हुई। जैसा कि हम जानते ही हैं कि लाभ निकालने के लिए हमें कुल आय में से कुल व्यय घटाने होते हैं। तो पहले हमारे पास कुल आय होनी चाहिए, फिर हम उसमें से कुल व्यय घटाते हैं। तो ये हमारे पास कुल आय या कुल रेवेन्यू आ गया कि कितना रेवेन्यू टोटल जनरेट हुआ। तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। अब हमें फोर्थ पॉइंट में एक्सपेंसेस दिखाने हैं। एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में इस प्रारूप में बांटकर बताया गया है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर पहली चीज़ आपको जो दिखानी है वो दिखाना है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि कितना परचेजेस किया गया, कितना माल खरीदा गया। यदि कोई इसके अंदर परचेज रिटर्न्स है तो आप उसको घटा करके रिमेनिंग फिगर बाहर दिखाएंगे। देन चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ, चेंजेस इन इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्रीज में कितना चेंज हुआ है। तो ये फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक यदि अलग अलग इस तरह से दे रखा है तो आप अलग अलग दिखाएंगे। अदरवाइज़ अगर कोई एक पर्टिकुलर तरीके का स्टॉक है तो उसी को दिखाएंगे। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 80,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का है, तो 80,000 माइनस 60,000 20,000 आ जाएगा फिनिश गुड के सामने बाहर। देन वर्क इन प्रोग्रेस का सपोज ओपनिंग स्टॉक आपका 1 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है, तो 1 लाख माइनस 1,20,000 माइनस के 20,000, तो आप इसको नेगेटिव हो गया ये, तो इसको आप ब्रैकेट में या माइनस में बाहर दिखा दीजिए 20,000।
लाइकवाइज अगर आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है तो उसके लिए भी आप ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये चाहे फिनिश गुड्स के लिए हो, चाहे रॉ मटेरियल्स के लिए, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, इन्हें हमें अलग अलग दिखाना है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर हमें अलग अलग सेपरेटली इसमें दिखाने हैं सैलरीज एंड वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, या अगर क्वेश्चन में कोई एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे रखे हैं तो वो, और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए किए गए खर्चे, तो ये सब यहाँ आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। देन फाइनेंशियल कोस्ट। फाइनेंशियल कोस्ट के अंदर हमारे आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सेट्रा, तो ये आपके फाइनेंस कोस्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है तो उसे आप इसमें जोड़ देंगे और ये इसके अंदर आपका फाइनेंशियल कोस्ट के अंदर ये सब आ जाएगा। देन है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स, और इस तरह से जो भी क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है फर्नीचर का या जो भी मोटर व्हीकल्स का हो सकता है, तो ये आपका इसके अंदर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। इसके अलावा कोई अमोर्टाइजेशन के खर्चे दे रखे हो तो वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। देन अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स ऊपर नहीं आपके आए किसी भी ऑप्शन में, वो आप सब अदर एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस हो गए आपके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कैरेज ऑन परचेज और कैरेज ऑन सेल्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक्सेट्रा। और सेकेंडली अगर आपको इन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है तो आप उस पर्टिकुलर खर्चे में ऐड कर देंगे उसे, और यदि कोई प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है तो वो आप उस पर्टिकुलर खर्चे में से घटा देंगे। तो इस तरह से आप अदर एक्सपेंसेस में जो जो मैंने अभी बताए वो दिखाएंगे। इस तरह से आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, पहले हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया था ऊपर थर्ड पॉइंट में, अभी हमारे पास फोर्थ पॉइंट का टोटल आ गया है टोटल एक्सपेंसेस। तो फिफ्थ पॉइंट में आपको प्रॉफिट निकाल लेना है। टोटल रेवेन्यू जो ऊपर निकाला था थर्ड पॉइंट में प्लस ये माइनस ये फोर्थ पॉइंट का जो टोटल है टोटल एक्सपेंसेस कर लीजिए, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बेसिकली आपके पास आ जाएगा टैक्स से पहले का लाभ। अगर कोई क्वेश्चन में एक्सेप्शनल आइटम बता रखी है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे 6 पॉइंट में, और फिर प्रॉफिट आपका आ जाएगा आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम बट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अभी भी हमने इसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स को नहीं घटाया है, तो आपके पास जो फिफ्थ पॉइंट में जो प्रॉफिट था उसमें से आपने 6 पॉइंट यानी कि एक्सेप्शनल आइटम्स को घटा करके 7th पॉइंट में यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अब आपको इसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखानी है, यदि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है तो 8th पॉइंट में आप लिख दीजिए, और फिर 9th पॉइंट में यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अब इसमें से आपकी एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों ही आइटम्स लेस हो चुकी हैं, तो आपके पास ये आ गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हमें टैक्स घटा देना है। टैक्स को घटाने के बाद आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस, जैसे भी स्थिति हो, फॉर द पीरियड फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन, जो क्रियाएं आपकी चल रही हैं, चालू क्रियाएं हैं, उनसे हुआ लाभ आ जाएगा। तो ये आपका 9th पॉइंट में जो प्रॉफिट आया था बिफोर टैक्स पीबीटी माइनस टैक्स, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन। इसके बाद यदि बंद की हुई क्रियाओं से कोई लाभ या हानि हुई है उसे दिखाएंगे। हालांकि ऐसा किसी भी क्वेश्चन में जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं बुक में उनमें नहीं दे रखा, पर ये चूँकि फॉर्मेट में है तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट आप दिखाएंगे टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और उसके बाद आप 14th पॉइंट में प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन निकाल लेंगे। जो आपने पहले प्रॉफिट दिखाया 12th में, उसमें से आप टैक्स को घटा देंगे 13 पॉइंट में जो आपने शो करा है। देन 14th पॉइंट में आपके पास वो लाभ आ जाएगा जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपको हुआ है
टैक्स के बाद। और अब आपको चाहिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड एक्चुअली। तो आपने जो ऊपर प्रॉफिट निकाला था 11th पॉइंट में, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन, उसमें से आपको लेस कर देना है ये डिसकॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन का लाभ। तो आपके पास एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा उस पीरियड का। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आम तौर पे आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेयरली ही किसी क्वेश्चन में एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम दे रखी हैं। तो फिर ये सारे पॉइंट्स आप स्किप कर देंगे। सिंपली जो आपका ये प्रॉफिट आएगा टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, वो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, और उसमें से आप टैक्स लायबिलिटी घटा देंगे तो आपके पास डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो आपकी बीच की ये सारी एक्सरसाइज जो है वो बच जाएगी, वो नहीं करनी होगी। तो अभी हमारे पास आ चुका है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओके। और एट लास्ट हम निकाल देते हैं अर्निंग पर शेयर, कि हमें प्रति अंश कितनी अर्निंग हुई। तो यही आपका टोटल जो है पूरा फॉर्मेट है इसका P&L का। इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपको पूरा ये फॉर्मेट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका एक इलस्ट्रेशन। तो अभी आज के लिए इतना ही। अभी आप इस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से देखिए, इसको पढ़िए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें सभी क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के इसी फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना होगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।